ठीक है। तो बता दिए थे अनुसार का बहुधा प्रयोग ह्रस्व स्वरों के साथ होता है। ह्रस्व मतलब छोटा, जैसे हम लोग अ पढ़ते हैं ना, तो ये छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, समझे। इस तरह हम लोग अ ई पढ़ते हैं, तो ये छोटा ई हो गया, ई बड़ा ही हो गया। तो ह्रस्व मतलब छोटा वाला, तो इसका साथ दिया जाता है। अनुनासिक, जो चंद्रबिंदु वाला जो आप लोग देखते हैं, उसको अनुनासिक बोला जाता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, ठीक है। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? तो अनुस्वार वाला है कि आपको नाक से अधिक सांस निकलेगा और मुख से कम। इसका उल्टा है। और अनुनासिक में क्या है, जो चंद्रबिंदु वाला है उसको पढ़िएगा, तो इसको आपको नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे आंसू, मुख से अधिक निकल रहा है। इसको पढ़ेंगे अंग, नाक से निकलता है सांस, ठीक है। आंगन, पांच, आंत, चिड़िया, ऐसे ऐसे क्या छूट गया, ठीक है। अनुनासिक का प्रयोग अधिकांशतः दीर्घ स्वरों तथा तद्भव शब्दों में किया, दीर्घ स्वर के साथ किया जाता है, ठीक है। बड़ी वाला में, दीर्घ मतलब बड़ा वाला। सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। केवल विसर्ग जो है अल्प प्राण होते हैं, नहीं होते, ठीक है। सभी स्वर यानी 11 को निरअनुनासिक, निरअनुनासिक का मतलब होता है नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्द, ठीक है। अभी क्या है, अनुनासिक जो है, अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं शब्द, अनुनासिक और नाक और मुख से उच्चारित होते हैं, बोला जाता है, समझे कि नहीं। उसको बोलने में नाक और मुख से अधिक सांस निकलती है, ठीक है। अब व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है जिन वर्णों को लिखने और बोलने हेतु स्वर की सहायता ली जाती है। और स्वर क्या था, वह स्वतंत्र था, उसको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी। और ये आपका है कि बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते। जैसे हम लोग क लिख रहे हैं, क, तो इस क में आपको स्वर भी है, जैसे यहाँ क है, तो ये अकेला नहीं है, अभी भी व्यंजन हो गया। और जब इसको स्वर मिलाएंगे तो अब हम इसको क बोल सकते हैं, तो इसको बिना स्वर के साथ ऐसा क बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क और मिल के क्या होता है, पूरा क होता है, ठीक है। यहाँ हलंत है मतलब ये आधा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आधा क। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जिन वर्णों को बोलने हेतु स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसका हेल्प लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और समता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी थी, 33 थी, ठीक है। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अब इसको बांटते हैं कैसे कैसे, इसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है उसको बोलने पे आपके मुख के अंदर कहीं ना कहीं घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको वर्गीय व्यंजन, वर्गीय का मतलब क्या होता है, इसे आप कहोगा लिखते हैं, ठीक है ना, कहोगा क, ख, ग, घ, अंग, इस सबको मिला के हम लोग इसको बोलेंगे क, पूरा कहोगा है, इसको क वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क वर्ग। और उसी तरह च से बोलेंगे तो च वर्ग हो जाएगा। अगर ट लिख रहे था ट वर्ग, अब त लिख रहे था त वर्ग, ट वर्ग, उसके बाद में प वर्ग, तो इसको बोलते हैं वर्गीय। तो 5 को हो गया, कहोगा च 5 5 बचे 25। तो वर्गीय समझ गए। वर्गीय व्यंजन मतलब वही कहोगा से लेकर म तक, क से लेकर के म तक, समझे कि नहीं। अंत अस्त मतलब य र ल व होता है, मतलब जितने भी जहाँ से हम लोग इस वर्ण को बोलते हैं उसके बीच का स्थान अंत अस्त, वहाँ ऊंचाई होता है य, ठीक है। मतलब संघर्ष या उष्ण व्यंजन, उष्णीय व्यंजन, जैसे इसमें तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये 4 होता है। देखिए सब तो तीनों स ही है, लेकिन सब को अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों से हम लोग उच्चारित करते हैं। जैसे आपका तालाब ऐसा है, तो तालू, तालू क्या बताए थे कल, याद है,
सबको बताए थे मुख के छत का ऊपर वाला भाग तारू होता है ना, तो इसे उसको बोलिएगा सा सा सा। आपका जीभ ऊपर जाते हैं सा, ऊपर इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धा से। मूर्धा बताए थे करे क्या था, जो मुख ऊपर वाला जो छत है मुख का, जो सबसे ऊंचा भाग होता है मूर्धा होता है। जब आप उसको बोलिएगा तो जीभ आपको वहाँ स्पर्श करेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सा सा सा। और दंत सा, आपको दांत स्पर्श होना है सा सा सा। तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। इसको बोले तालाब सा 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 सा, अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं, है तो सा, ठीक है। और हाँ, ये चार को आपको उसमें व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन होता है च छ ज झ, ये हो गया स्पर्श व्यंजन च छ ज झ। और नासिक के व्यंजन जो नाक और मुख से उच्चारित होने वाले होते हैं, वह प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है। पंचम मतलब जैसे क ख ग घ अंग, पांचों वर्ण, ठीक है। उस तरह च छ ज झ, ये सारे का सारा नाक से और मुख से उच्चारित होते हैं। जैसे अंग ञ ञ ञ र न म, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे आप लिखते हो दिनांक, संस्कृत में ज़्यादा लिखे जाते हैं, ठीक है। दिनांक, देखो दिनांक है तो इसमें आपको आएगा। अब सवाल उठता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिनांक लिखा गया है, चंचल है ना, व्यंजन पंडित संबंध गंगा, इसमें क्या छुपा हुआ है देखें। हम अनुस्वार है, सारा तो अनुस्वार है, ठीक है ना अनुस्वार। अब वो अनुस्वार है तो इसके लिए यहाँ अंग लिख दिए हैं, या अनुस्वार इसके लिए यहाँ लिखे हैं। ये अनुस्वार है, इसके लिए हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर यह अनुस्वार के लिए यहाँ आधा स्वर न लिख दिए हैं, यहाँ पर अनुस्वार है इसके लिए आधा न लिख दिए हैं। तो सब अलग अलग शब्द हम कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए इसमें होता क्या है, तो जो अनुस्वार है वह जो है, उसके बाद वाला जो शब्द होता है उसी का पांचवा आता है। जैसे क है ना, तो अनुस्वार के लिए यहाँ अंग ही आएगा। इसका मतलब अनुस्वार का मतलब आधा होता है ना, आधा न समझते हैं। ऐसे जनरली आदमी क्या समझता है कि अनुस्वार का मतलब आधा न होता है, लेकिन ऐसा न तक तो ठीक है। लेकिन जैसे क है, यहाँ आधा हमको न लिखना चाहिए था ना, काहे हम अंग लिख दिए हैं। यहाँ अनुस्वार के लिए जो लास्ट वाला है इसी का पांचवा आएगा। तो क है तो क का पांचवा, क ख ग घ अंग, अंग यहाँ अंग ही आएगा। यहाँ पर आधा न नहीं लिख सकते। यहाँ देखिए यहाँ पर चंचल है, तो ये अनुस्वार था, इसके लिए हम आधा न लिख देना चाहिए था। ऐसे जनरली आदमी तो यही समझता है अनुस्वार मतलब आधा न, ऐसा होता नहीं है। ऐसे यहाँ देखिए च है, तो अनुस्वार के लिए लास्ट वाला जो है ना उसी का पांचवा आएगा। तो ये च का पांचवा क्या होता है यहाँ। अब यहाँ देखिए ज है, ज किस में आता है, च से में होता है, तो अनुस्वार के लिए इसी का पांचवा आएगा। च छ ज झ यो वाला ही आएगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ देखिए पंडित लिखा हुआ है, तो यहाँ हमको आधा न ऐसा लिख देना चाहिए था। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ड है, तो ड किस में आता है, ट ड में आता है, तो इसी का पांचवा आएगा। ट ठ ड ढ, देखो रे इसी का पांचवा आधा आधा आएगा। यहाँ देखिए चंदन लिखा हुआ है, ये तो सब भली बात है, आधा न लिख दो, चाहे अनुस्वार लिख दो। यहाँ देखिए अनुस्वार है, तो दो था ना, तो इसी का पांचवा आएगा। यहाँ देखिए तो संबंध लिखा हुआ है, समझिएगा जरा। इस स है, अब एक बाद ब न है, तब ब किस में आता है, तो में। तो देखो यहाँ आधा म हुआ है।